नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार आने वाले दिनों में और डरा सकती है, ऐसा बयान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिया है। उनका कहना है कि अगले 2 हफ्ते में राजधानी में कोरोना के केस डबल होकर 56,000 तक पहुंच सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को ठीक बताया जिसमें दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज करने की बात कही गई है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में कोरोना वायरस के केस 28,000 हैं, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी ने बताया है कि जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, दिल्ली में कोरोना के केस अगले 2 हफ्ते में ही 56,000 के पार हो जाएंगे। ऐसे में 5 की पंचायत में आज का बड़ा सवाल है, दिल्ली में 2 हफ्ते में 56,000 कोरोना केस हो जाएंगे, कैसे रुकेगी कोरोना की रफ्तार? दिल्ली में कुल 28,936 28,936 केसेस थे कल, जिसमें जो ऐड हुए थे 1282 ऐड हुए थे। जो अभी एक्टिव केस हैं, जो कि अभी रिकवरी नहीं हुई है, वो है 17,125। 10,999 लोग रिकवर हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, और अभी तक दिल्ली में 812 डेथ हो चुकी है। हमें ऐसा लगता है कि जो डबलिंग रेट है 14-15 दिन का है। जितने केसेस आज हैं, हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी, उसने कहा कि हर 14 दिन के अंदर डबल होने के चांसेस हैं। तो उसके हिसाब से जैसे आज 28,000 हैं तो 56,000 हो जाएंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज जुड़ चुके हैं। चारू प्रज्ञा हैं, बीजेपी की तरफ से उनकी प्रवक्ता हैं, राधिका खेड़ा हैं, कांग्रेस की तरफ से उनकी प्रवक्ता, और साथ ही एमसी मिश्रा जी हैं जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के। सबसे पहले सौरभ, मैं आपका रुख करूंगी। आप डरा रहे हैं या चेता रहे हैं, या फिर कई लोगों का कहना है कि अपना जो फैसला किया था कि दिल्ली के जो बेड हैं वो दिल्ली वालों के लिए होने चाहिए, उसको डिफेंड करने की कोशिश? नहीं, देखिए, ये बात हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कह दी, इसलिए ये एक तरीके का कोड बन गया। मगर अगर आप वैसे भी देखिए, साधारणतः भी देश के अंदर 12 से 13 दिनों के अंदर कोरोना का डबलिंग रेशियो है, डबलिंग का रेट है, पूरे देश का ही रेट है। और जिन महानगरों में ज्यादा कोरोना फैला हुआ है, जैसे अहमदाबाद है गुजरात के अंदर, चेन्नई है, मुंबई है, यहाँ पे कोरोना और तेजी से फैल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल रहा है, हिस्ट्री रही है, और कंजेस्टेड माहौल है, लोग बहुत ज्यादा, डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की ज्यादा है, महानगर है। तो इसलिए जो बात साधारणतः रोज अखबारों में लिखी जा रही थी, उनको हेल्थ मिनिस्टर ने अलग शब्दों में कह दिए, इसलिए थोड़ा सा जो है पैनिक का माहौल होता है, क्योंकि 56,000 अपने आप में जो फिगर है बहुत बड़ी दिखती है। जैसे 2.5 लाख पे आज हिंदुस्तान है, और हमारा 13-14 दिन में हमारा डबलिंग रेशियो है, जो जनरली सब लोग कह रहे हैं। तो अगर ये कहें कि भाई 15 दिन बाद 5 लाख केस हिंदुस्तान में होंगे, तो मतलब कि बहुत डराने वाली बात है। एक ही चीज को दूसरी तरीके से रखा है, जिसमें थोड़ा सा पैनिक महसूस हो रहा है। हेल्थ मिनिस्टर साहब का ये भी कहना है कि इसके लिए जो 10,000 और बेड्स की जरूरत है, उसके लिए भी दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है। कई होटल्स से हमारी बात हुई है कि एक हॉस्पिटल के साथ एक होटल को अटैच कर रहे हैं। उन होटल्स के अंदर भी मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, और जो ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत है उससे उसको लेस किया जा रहा है, ताकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का, इसको डेवलप किया जा सके होटल्स के माध्यम से। ठीक है, एमसी मिश्रा जी, क्या ये कहना सही है कि डराने की कोशिश है, या फिर वाकई इस वक्त पैनिक की सिचुएशन है और पैनिक हमें होना चाहिए? हम डरेंगे नहीं तो हम ये गंभीर कैसे होंगे? ऐसा लग रहा है जब से अनलॉक हुआ है सब लोग तो सड़कों पे हैं, हर चीज खोल दी गई है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, सब कुछ खोल दिया गया है। एक दिन में 10,000 के आसपास केस आ रहे हैं सर। साक्षी जी, ये डराने की भी बात नहीं है, ये पैनिक की भी बात नहीं है। मैं बिल्कुल भारत की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि ये फिगर्स से घबराने की, पैनिक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अब भारत का पीक अब आ रहा है जून और जुलाई में, तो ये नंबर टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए ये नंबर ज्यादा दिख रहा है। अगर टेस्ट कम होंगे तो नंबर कम दिखेगा, लेकिन अधिकतर लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है, आईसीयू की भी जरूरत नहीं है। वो स्वतः ठीक होंगे, जो भी दवाई वो लेंगे अपने बुखार कम करने की, और साथ में जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे। तो ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बिल्कुल देश में अगले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में, जून के आखिर तक
5 लाख का आंकड़ा बिल्कुल हो सकता है जब दिल्ली में डबलिंग की बात हो रही, क्योंकि हमारा डबलिंग टाइम अभी भी 13-14 दिन है, 28 दिन नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई के मध्य या जुलाई के अंत तक ये हमारा पीक होना चाहिए आज के जो बढ़ोतरी के हिसाब से। सर लेकिन एक छोटा सा सवाल बस ये, जिसका बिल्कुल संक्षेप में जवाब चाहूंगी, फिर मैं बाकी सब गेस्ट के पास भी जाऊंगी। क्या आपके हिसाब से इस तरह से खुले तौर पर जो अनलॉक हो गया ये होना चाहिए था? क्योंकि लगातार आईसीएमआर भी बोल रहा था, एम्स ने भी लगातार बोला था कि जून और जुलाई में ये सारे केसेस पीक पर जाएंगे। देखिए, अब हमको पता है कि क्लस्टर्स कहां पे हैं हमारे और कहां पे प्रॉब्लम है, और उसको प्लग करना है। सारे शहर को, सारे देश को लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जो भी रिसोर्सेज है उनको इन एरियाज में कंसंट्रेट करिए जहां से ये और ना फैले। और जो टेस्ट इसलिए ज्यादा की बात हो रही है कि अगर जो लोग पॉजिटिव है उनको क्वारंटीन करिए, उनको इलाज करिए, और जो लोग निगेटिव है वो अपने काम पे जाए। ठीक है, तो रीएश्योरेंस भी होती है। और मेजॉरिटी इसमें आप भी देख रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आप 1000 टेस्ट करते हैं तो उसमें से 50 पॉजिटिव आते हैं, 100 पॉजिटिव आते हैं। तो हमारा जो पॉजिटिव रेट है वो भी 5 से 10% के बीच में है, जो ये स्वाभाविक था कि अब जिस तरह से वापस आए लोग और कम्युनिटी में मिलाप हुआ लोगों का, तो उससे ये है। लेकिन ज्यादातर लोगों को इलनेस माइल्ड है और कुछ कम लोगों को, करीब 10% लोगों को मॉडरेट है। ठीक है, और पॉइंट मैं कहूंगा लेस देन 1% सीवियर। ठीक है, आपके हिसाब से पैनिक की जरूरत नहीं है, ये बढ़ना ही था और ये बढ़ेगा भी, ये आप कह रहे हैं। चारू प्रज्ञा, सत्येंद्र जैन ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे आसपास के जो राज्य हैं और जो दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है, वो सब लोग अगर कह रहे हैं कि उनके उतने केसेस नहीं हैं जितना कि दिल्ली में है, तो फिर उनका जो फैसला है कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं, उनके जो बेड हैं वो दिल्ली वासियों के लिए होने चाहिए, फिर वो गलत क्यों है? जब आपके यहाँ पे केसेस ही नहीं है तो आपको किस बात का उपचार चाहिए वहां पे? साक्षी जी, पहले तो आप मुझको ये बताइए, जब वहां पर केसेस ही नहीं है तो इनको चिंता किस बात की है? फिर कौन आ रहा है इस अस्पताल में रहने के लिए, कौन आ रहा है अपनी भर्ती कराने के लिए? महत्वपूर्ण बात आज ये है कि दिल्ली के हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत भयंकर तरीके से कोलैप्स होता जा रहा है और इसका श्रेय जाता है पूरा दिल्ली सरकार को। ये समय तो अनजान लोगों की मदद करने का है। यहाँ पर तो आप अपने साथ रहने वाले, अपने पड़ोसी लोगों के मुंह पर दरवाजे बंद कर रहे हो अस्पतालों के, वो भी तब जब लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं। रोज हम कहानियां सुनते हैं, रोज हम टेस्टिमोनियल सुनते हैं, लोग एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भागे फिरते हैं सिर्फ अपने परिवार के लोगों के लिए थोड़ी सी मेडिकल अटेंशन पाने के लिए। और दिल्ली सरकार क्या करती है? इन लोगों को जवाब नहीं देती, इन लोगों की सहायता नहीं करती, इन लोगों के मैसेजेस का रिस्पॉन्स नहीं देती। दिल्ली सरकार बात करती है बाल कटाने के। ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट बहुत ही सैड, बहुत ही दुखद है। आप मुझे एक बात और बताइए, दिल्ली में रहने वाले लोग क्या बाहर से नहीं आते? दिल्ली इस देश की धड़कन है, दिल्ली इस देश को चलाती है, यहाँ की राजधानी है, कोने कोने से लोग आते हैं दिल्ली में रहने के लिए। तो अगर मेरे पासपोर्ट पे, मेरे आधार कार्ड में एड्रेस मुंबई का है पर मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली में काम करती हूँ, आज अगर मैं बीमार हो गई तो क्या केजरीवाल जी मुझको बोलेंगे आप वापस महाराष्ट्र चले जाइए? केजरीवाल जी खुद, भगवान ना करे उनका टेस्ट पॉजिटिव आए, मैं प्रार्थना करती हूँ उनका टेस्ट नेगेटिव आए, वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, लेकिन वो हरियाणा से आते हैं, हरियाणा की उनकी पैदाइश है, उत्तर प्रदेश में रहे हैं, काम उन्होंने झारखंड में किया है, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। क्या केजरीवाल जी भी किसी और प्रदेश में जाने वाले हैं? ठीक है, इसका हम जवाब ले लेते हैं, फिर मैं राधिका के पास जाती हूँ। सौरभ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ये सीधा देखिए आप, अरविंद केजरीवाल के लिए जो कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, तो वो पूछ रही हैं कि वो दिल्ली में ही टेस्ट कराएंगे कि बाहर कराएंगे? जी, देखिए, मैं इनका जो स्पोक्स पर्सन है, इन्हीं के इसी सवाल का जवाब मैं बार बार दे रहा हूँ। ये बार बार वही सवाल उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सवाल का जवाब समझना नहीं चाह रहे। पहली बात, जब हम बोल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के 10,000 अस्पतालों को हमने दिल्ली में रहने वालों के लिए रिजर्व किया और 10,000 केंद्र सरकार के अस्पताल जो दिल्ली में है वो सबके लिए खुले हैं, तो आधा आधा किया। ऐसा नहीं है कि थोड़ा कम किया, थोड़ा ज्यादा किया। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली में रहने वालों का इलाज होगा, उसमें सब लोग हैं, चाहे वो हरियाणा से हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे वो कहीं से भी हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लोग हैं, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी चीज देखिए, आप एक आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत बुरे हाल हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार है, अस्पताल का बैंड बजा हुआ है, लोग मर रहे हैं। आप ये सारी बात कह रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश से लोगों का इलाज हमारा जो है वो आप दिल्ली में कर लीजिए। अरे भैया, जब योगी जी ने 1 लाख हाई क्लास कोविड बेड्स बनवाए हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको क्या दिक्कत है? जब आप कह रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेड्स बनवा रखे हैं, तो क्या दिक्कत है? मतलब कहने का मतलब ये है, अरविंद केजरीवाल नालायक भी हैं, उनके पास बेड भी नहीं है, उनके अस्पताल भी बेकार है, मगर उत्तर प्रदेश के लोगों को इलाज वहीं कराना है क्योंकि उनको हाई क्लास हॉस्पिटल्स में नहीं जाना जो योगी जी ने बनवाए हैं, उनको दिल्ली में जाना है। तो ये दोनों तरीके की बहस नहीं हो सकती। या तो आप ये कह दीजिए कि हमारे योगी जी ने काम नहीं किया, खट्टर जी ने काम नहीं किया, दिल्ली के अस्पताल जैसे भी हैं बेहतर है इसलिए हमें वहां इलाज चाहिए। आप गाली भी देंगे, इलाज भी आपको वहां कराना है, दोनों तरफ की बात नहीं चल सकती। ठीक है, ठीक है। राधिका खेड़ा, ये सौरभ भारद्वाज यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो ये बात शायद और भी कई टीवी डिबेट्स में स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने इस बात को मेंशन किया जो इशू लगातार उठाया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं, हमने ये थोड़ी कहा है कि दिल्ली के अस्पताल या दिल्ली में जो अस्पताल हैं वो सारे के सारे दिल्ली के लोगों के लिए नहीं है। कितने केंद्र वाले अस्पताल हैं जो दिल्ली के लोगों के लिए हैं, तो उनमें भी तो जाके अपना इलाज करा सकते हैं। साक्षी जी, बहुत अफसोस की बात है कि जो आम आदमी पार्टी है और उनके जो मुखिया हैं केजरीवाल जी, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। आपको याद होगा, आपके चैनल पे भी आया था और सब चैनल दिखाया था, मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन 1 में जो प्रेस वार्ता करी थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम तैयार हैं 30,000 एक्टिव केसेस, वो नहीं जो ठीक होके जाएंगे, पर 30,000 एक्टिव केसेस अगर होंगे तो हमारी पूरी तैयारी है। आज अनलॉक 1.0 2.0 पे हम आ गए, लेकिन फिर भी इनके पास अभी तक पूरे बेड नहीं, और ये खुद ही बताते हैं हमारे पास सिर्फ 15,000 बेड है, और अभी तो आपके पास सिर्फ 15,000 एक्टिव केसेस हैं, 30,000 एक्टिव केसेस भी नहीं है, फिर भी आप उन लोगों को होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसे भी घर हैं जहां पे एक कॉमन बाथरूम शेयर करना पड़ता है, जिस वजह से अगर कोई संक्रमित है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो उसके परिवार को भी वो कोरोना हो सकता है, आप अगर उनको घर पे रख रहे हैं। आई दूसरी बात, इन्होंने 2 महीने लगा दिए एक कमेटी बनाने के लिए। आपको याद होगा कि कब WHO ने पैंडेमिक डिक्लेयर किया था और उसके 2 महीने बाद ये कमेटी बनाते हैं। अब वो कमेटी ये कहती है कि 15 जुलाई तक आपको 10,500 वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। और कितने वेंटिलेटर है सौरभ जी आपकी सरकार के पास? सिर्फ 474। पर राधिका, एक सेकंड, इसमें बीच में मैं बोलना चाहती हूँ, लगातार हम लोग क्योंकि इस पर डिबेट कर रहे हैं, अभी MC मिश्रा जी भी हमारे साथ है, आपने इनको भी सुना। लगातार सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स जितने वो ये कह रहे हैं कि वेंटिलेटर हमेशा हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। तो अगर आप केसेस के हिसाब से वेंटिलेटर्स का काउंट अगर आप देखेंगे तो वो गलत है। मैं इसमें बीच में चाहती हूँ कि MC मिश्रा जी भी आए। बात नहीं है। हाँ, मैं इसमें एक सेकंड चाहूंगी कि MC मिश्रा जी भी आए क्योंकि ये चीज को क्लियर करना जरूरी है। राधिका, एक सेकंड, MC मिश्रा जी, क्या मैंने ये सही बोला? क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ केसेस से वेंटिलेटर का अगर हम लोग रेशियो देखने लगेंगे, जैसा आपने खुद ही बोला कि बहुत ज्यादा सीरियस केसेस नहीं है, हर किसी को थोड़ा ना वेंटिलेटर पे जाना है। बिल्कुल, लेस देन 1% पेशेंट। मिस्टर केजरीवाल ने ही बोला था एक प्रोग्राम में, मैं सुन रहा था उनको, कि बहुत कम लोगों को आईसीयू और आईसीयू में भी वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। एक मैं आंकड़ा दे सकता हूं, एक कोविड हॉस्पिटल है जो हरियाणा में आता है लेकिन एम्स के तहत है वो, और उसमें करीब 950 पेशेंट्स एडमिट हुए पॉजिटिव। उसमें से 100 लोगों को केवल ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई और 850 में से 3 मरीजों को वेंटिलेटर लगा जो काफी सीरियस थे और तीनों की मृत्यु हो गई। तो अगर हम इन आंकड़ों से जाते हैं तो वेंटिलेटर इसका इलाज भी नहीं है। आप दुनिया में कहीं पे भी देख लीजिए, आईसीयू में मोर्टेलिटी रेट्स 88% तक है। तो आप समझ सकते हैं यूके में इतना रिजिड क्राइटेरिया है आईसीयू बेड देने का, बिकॉज ये प्रेशियस बेड्स होते हैं, हर एक को आईसीयू में नहीं रखा जा सकता। ना यूके में, अमेरिका में, इटली में, स्पेन में आईसीयू बेड्स क्रिएशन डेवलप्ड कंट्रीज पीछे हो गए, तो भारत कहाँ ठहरता है उनके सामने? ठीक है, मैं यही क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। अब मैं एक एक करके एक सेकंड आती हूँ। राधिका, जल्दी से कंप्लीट कीजिए आप। मैं ये इसमें से सुझाव देना चाहती हूँ कि ऐसे समय में राधिका, चारू, क्या हमें नहीं लगता कि हमको लोड को आपस में शेयर कर लेना चाहिए? सारा का सारा रोड, सारा का सारा कितने बेड दिल्ली में, सारा का सारा फोकस ही वहीं पर जो है चला गया सबका। अगर वहां पर केसेस ज्यादा हैं तो क्या लोड शेयर नहीं करना चाहिए आसपास के राज्यों को? साक्षी, सबसे पहले अगर हम
को किसी समस्या का समाधान ढूंढना है तो पहले तो ये मानना पड़ेगा एक समस्या है हमारे सामने। केजरीवाल जी लगातार ये बोलते रहते हैं अरे सब ठीक है, सब अंडर कंट्रोल है। दूसरी चीज, जब हम ये मान लें एक समस्या है, एक हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, हमको उससे लड़ने के लिए जो तैयारी के हमने पॉइंट्स बनाए थे उनको हमें पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ एक तरफ तो हम सच नहीं बोल रहे हैं, दिल्ली सरकार आज तक भी मौतों के सही आंकड़े बता नहीं रही है। अलग अलग अस्पताल जो आंकड़े देते हैं उनको जोड़ के एक नंबर सच नहीं बता। चारू, मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगी कि एमसीडी के हॉस्पिटल क्यों नहीं इसमें जो है कोविड के टेस्ट करने का एक सहयोग कर देते? एमसीडी के हॉस्पिटल्स क्यों नहीं आ जाते कि जी हम भी हेल्प देते हैं? नंबर ऑफ टेस्ट तो बढ़ने ही चाहिए साक्षी जी, क्योंकि दिल्ली के अंदर पर कैपिटा नंबर ऑफ केसेस आर द हाईएस्ट इन द कंट्री। पर कैपिटा मतलब जितने टेस्ट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव पाए जाते हैं दिल्ली में। और उसके बाद आज आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा खोल रहे हैं, नहीं, मैं कुछ और कह रही हूँ। चारू, एक सेकंड, आप सही कह रही हैं, समस्या है, आप सही कह रही हैं। जब इतनी समस्या है तो आपको ये चारू, मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कि देखिए दिल्ली की जनता हो, आसपास की हो, सबके लिए एक सोल्यूशन निकलना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से भी अग्री कर रही हूँ, राधिका की बात से भी अग्री कर, सबकी बातों से अग्री कर रही हूँ, सौरभ की बातों से भी कर। सौरभ आ रही हूँ एक सेकंड। चारू, मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाहती हूँ, मैंने सहयोग की बात की, सहयोग के रूप में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एमसीडी तो बीजेपी के अंडर है, राइट? इतना ही आप लोग कर सकते हैं। आप बताइए एमसीडी के जो हॉस्पिटल्स हैं वो कोई टेस्ट या ट्रीटमेंट करने का सहयोग क्यों नहीं कर देते? लोड नहीं जो है शेयर हो जाएगा क्या दिल्ली में फिर इस तरह से? देखिए, दिल्ली में जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के अस्पताल हो या दिल्ली सरकार के अस्पताल हो, सब मिलकर अब तक कोविड-19 से लड़ रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या किया? एक एक बड़े अस्पताल को लेकर उनके ऊपर तीर चलाने लग गए। आपने देखा सबसे पहले तो तीर साधा गया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पे, जो अभी तक इस जंग का सेंटर रह चुका है अस्पताल, जिसमें बहुत नहीं, मुझे जवाब नहीं मिला। एक एक करके हर अस्पताल को निशाने पे रखते हैं, हर अस्पताल को। ठीक है, मैं अभी कोशिश करती हूँ ये इसी का जवाब आपसे लेने की, और साथ ही सौरभ भारद्वाज जो है रिएक्ट करना चाहते हैं। आरोप आपने और राधिका दोनों ने लगाए थे, उसका जवाब हम लेंगे। सौरभ भारद्वाज, चारू प्रज्ञा यहाँ पर ये कह रही हैं कि आप लोगों ने और लगातार अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था हम तैयार हैं। 5T का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, 5T का फॉर्मूला लेकर आए थे। अभी अचानक से क्या हो गया? और ये जून और जुलाई में केसेस पीक होंगे, ये तो लगातार हेल्थ एक्सपर्ट्स पहले से ही बोल रहे हैं। जी, मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में भी दिल्ली के अंदर अस्पतालों की कैपेसिटी है। आज भी दिल्ली सरकार के 2 बड़े हॉस्पिटल एलएनजेपी और जीटीबी हॉस्पिटल में करीब हजार बेड हमारे पास हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मात्र 20% कैपेसिटी को ही कोविड में कन्वर्ट किया जा रहा है, सबको नहीं किया। तो और होटल्स को भी लिया जा रहा है, मतलब कैपेसिटी है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं चारू जी से, और देखिए 5:18 हो रहे हैं और ये पूरा समय निकल जाएगा, इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। दिल्ली सबकी है, देश की राजधानी है, हमारे दिल की धड़कन है, सब कुछ सुन लिया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इसी दिल की धड़कन के अंदर केंद्र सरकार का और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स। मैं चारू जी से जानना चाहता हूँ 5000 बेड हैं उसके अंदर, उन 5000 बेड्स में से कितने कोविड के पेशेंट उस एम्स में एडमिट हैं? चारू जी बता दे। 5-19 हुए, अंत हो जाएगा प्रोग्राम का, ये एक पेशेंट भी नहीं बता। ठीक है, पूछ लेती हूँ चारू जी, बताइए अगर आपको जानकारी है तो। जी साक्षी जी, मैं इस पे सौरभ जी को एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा जवाब देना चाहूंगी। एम्स एक रिसर्च ओरिएंटेड हॉस्पिटल है जहां पर देश नहीं विदेश के भी कोने कोने से लोग आते हैं विभिन्न प्रकार के इलाज कराने के लिए। जिन बीमारियों का इलाज कहीं नहीं मिलता वो एम्स जाके इलाज कराता है। आज जब मतलब विदेश के पेशेंट को जगह मिलेगी, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद के लोगों को नहीं मिलेगी वहाँ। आप और बताइएगा, आप आज ये बोल रहे हैं, आप नहीं मैम, एक सेकेंड, विदेश वालों को जगह मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, एनसीआर वालों को? 5000 बेड पर रिसर्च हो रही है। पता ही नहीं पेशेंट कहाँ। ठीक है, हम इसको शाउटिंग मैच आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करते। एक सेकेंड, राधिका खेड़ा, यहाँ पे सोल्यूशन की बात हो रही है और राधिका खेड़ा को मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर हो। लगातार हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं, हमने फॉरेन कंट्रीज में भी देखा ये हो रहा है, हम क्यों नहीं आईसीयू में तब्दील कर सकते हैं कुछ जगहों को, जिसमें कांग्रेस की सरकार को भी करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, बीजेपी को करना चाहिए, आम आदमी पार्टी करेगी, हर जगह कीजिए ना ये सब। हम लगातार उन अस्पतालों में ही क्यों फोकस किए हुए हैं जहां पर लगातार बेड कम है, वेंटिलेटर नहीं है, इसका हम लोगों ने जो है आलाप रखा है।
देखिए साक्षी जी, बहुत अफसोस की बात है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें पॉजिटिव केस सबसे ज्यादा है और रिकवरी रेट सबसे कम है। इस बात को दिल्ली की सरकार को और केंद्र की सरकार को भी समझना पड़ेगा। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं इस हिसाब से केस कम आ रहे हैं और उस तरीके से हम लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा है क्या हालात है और किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार लड़ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बहुत केस आ रहे हैं। लेकिन सौरभ जी, मैं आपको बता दूं, शायद चारू जी इस बात का जवाब नहीं दे पाई, पर मैं आपको दे देती हूँ। हालांकि मैं भाजपा से नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी से, और हम उनकी हर नीति और नियत सवाल उठाते हैं। मैडम एक ही बात है, पार्टी को भी आपका तो एक ही बात है। विरोध कर लीजिए, सुन लीजिए, मैं बीच में बोली नहीं थी सौरभ जी। आपका एक ही बात है, सुनने की हिम्मत रखिए, जनता के सेवक है, सुनने की हिम्मत रखिए। आप भी वरिष्ठ नेता की बेटी हैं, आप भी, मैं समझ रहा हूँ, आप भी वरिष्ठ नेता की बेटी हैं। मेरे पिता बिजनेसमैन है और मेरे घर में मेरे अलावा कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है, तो मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। प्लीज, और पर्सनल रिमार्क्स मारने से पहले आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली की जनता है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, राधिका जवाब ले लेते हैं, इग्नोर दैट। किसकी बेटी हूँ या नहीं, आपके भी बच्चे हैं, आपको उन पे ध्यान देना चाहिए, दूसरों की बेटियों पे मत ध्यान दीजिए। दिल्ली में 38 अस्पताल है, जहां पे सिर्फ 5 ऐसे अस्पताल है जो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, जहां पे कोविड पेशेंट जमा हो रहे हैं। 38 हॉस्पिटल्स आपके नीचे आते हैं, क्यों नहीं आप वहां पे काम कर रहे? एम्स पे आप सवाल उठाते हैं, जिसको हम लोगों ने बनाया, और आज ऐसे हालात है जहां पे एम्स में सबसे ज्यादा लोग एडमिट हो रहे हैं, चाहे एम्स हो, आरएमएल हो, चाहे लेडी हार्डिंग हो। केंद्र सरकार के अंदर जो अस्पताल आते हैं उसमें सब लोग एडमिट किए जा रहे हैं दिल्ली में। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ ठीक है, जवाब ले लूं। सिर्फ 2 अस्पताल थे 2 जून तक। अब हम क्योंकि हाहाकार मचा तो लोगों ने ट्विटर पे डाला, तो आप लोगों ने उसको बढ़ा के 5 किया। ठीक है सौरभ, जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं लास्ट में एमसी मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा। सौरभ, क्विक रिएक्शन। आपको किसी पे पर्सनल अटैक ठीक है, ठीक है, पर्सनल अटैक मत कीजिए सौरभ, क्विक रिएक्शन। पहली बात तो मैं बता दूं कि दोनों ही प्रवक्ताओं ने ये नहीं बताया कि ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, जो केंद्र सरकार का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसपे 5000 बेड है, वहां पे कितने कोरोना के एडमिट है पेशेंट, क्या हर बेड के ऊपर रिसर्च हो रही है? ये कहना कि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बेवकूफ बनाना है। वहां पे लोगों का बाकायदा इलाज होता है, 5000 बेड है, ये तो कोई, ये तो हम लोग भी बाय नहीं करेंगे, और ये आर्गुमेंट नंबर 2 एमसीडी के भी ढेरों अस्पताल हैं जो दिल्ली के अंदर हैं। दिल्ली की जिम्मेदारी सब लोगों की है। कितने एमसीडी के अस्पताल हैं जिसमें कोरोना का इलाज हो रहा है? एक भी नहीं। ठीक है, देखिए एम्स के ही फॉर्मर डायरेक्टर हैं एमसी मिश्रा जी जो हमारे साथ है। एम्स को लेकर ही यहाँ पे सवाल जवाब हो रहा है। एमसी मिश्रा जी, योर फाइनल टेक ऑन दिस। ये कह देना कि वो तो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हाँ नहीं, मैं सौरभ जी को ये बताना चाहूंगा कि एम्स में आज की तारीख में 5000 बेड नहीं है, वहां पे 2500 बेड थे। हमने कैंसर सेंटर बनाया जो पूरा अभी बेड नहीं इंस्टॉल हुए, उसमें 700 बेड और ऐड होने थे। और जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वहां पे पूरा का पूरा हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल है, और जो ट्रॉमा सेंटर हमारा था वो भी कोविड हॉस्पिटल किया गया है। और ट्रॉमा सेंटर में केवल बहुत सीवियर मरीज ही लिए जा रहे हैं, और वहां 200 बेड केवल वेंटिलेटर के साथ क्रिएट किए गए हैं, स्पेशल आईसीयू बनाया गया है। और वहां से लगभग 70% पेशेंट्स जो एडमिट हुए हैं वो ठीक होकर डिस्चार्ज किए। ठीक है, उम्मीद है कि ये सवाल का जवाब सौरभ आपको मिल गया होगा। आपके भी कुछ फैक्ट्स जो कि एमसी मिश्रा जी बता रहे कि सही नहीं थे, लेकिन हाँ इतना भी है कि बाकी दोनों प्रवक्ताओं के पास भी आपके सवाल का जवाब इस पर तो एटलीस्ट नहीं था। लेकिन मैं सिर्फ गुजारिश है आप सभी लोगों से, आपसे बात करने का मतलब ही यही है, मकसद ही यही है। कोरोना काल में हमको सोल्यूशन ढूंढना है। प्लीज एक साथ मिलकर, कम से कम कोरोना को लेकर तो लड़िए मत, एक साथ मिलकर काम कर लीजिए। राजनीति बाकी चुनावों से रिलेटेड आप लोग कर सकते हैं, वो आप लोगों का काम है, वो आप करेंगे। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।